नमस्ते। शुगर क्यूब के इस पॉडकास्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। क्रिटिकल केयर में आयुर्वेद के जाने माने डॉक्टर विमलेश सेठिया से आज हम मिलने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है घृतपान। आयुर्वेद में घृतपान किस तरीके से यूज होता है, वो होता क्या है, उसे कैसे लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन कौन से पेशेंट्स ले सकते हैं, किस किस बीमारियों में ये यूज होता है, कौन कौन से सीजन में हम इसको ले सकते हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास गई थी। तो कंसल्टेंट ने मुझे ये कहा कि आपको कुछ दिन पंचकर्म कराना पड़ेगा और साथ में घृतपान करना पड़ेगा। तो उसने मुझे कहा कि आपको 100 ml मतलब 100 ml घृत लेना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा घबरा गई। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये घृतपान होता क्या है? पंचकर्म में घृतपान करना जरूरी होता है? प्रियंका जी, हम पहले पंचकर्म समझ लेते हैं, फिर घृतपान समझ लेते हैं, फिर उसमें के डर को निकालेंगे। बहुत से लोग घृतपान के नाम से या तो डर जाते हैं या तो कुछ मिसकंसेप्ट्स की वजह से पंचकर्म ही नहीं करते, जिसमें से आप भी एक हैं। आपने सुना घृतपान करना पड़ेगा, 100 ml घी पीना पड़ेगा। ना रे बाबा, हम तो नहीं कर सकते, हम पंचकर्म भी नहीं कराएंगे। पंचकर्म नाम में जैसे दिया हुआ है कि 5 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, इस टाइप के अलग अलग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। हर ट्रीटमेंट एक दूसरे से कुछ अलग अलग होता है, इसीलिए वो 5 प्रकार के। इसमें से जो वमन, विरेचन, ये जो 2 ट्रीटमेंट होते हैं, इसमें प्रमुखता से घृतपान कराया जाता है। घृतपान एक पूर्व कर्म हो सकता है, घृतपान एक पंचकर्म का एक पार्ट हो सकता है। पेशेंट के हिसाब से अलग अलग प्रकार के घृत चुने जाते हैं। घृतपान के अंदर 2 शब्द आते हैं, एक है घृत, एक है पान। घृत का मतलब होता है घी, संस्कृत में घी को घृत बोलते हैं। घी को पीने की जो प्रक्रिया होती है या घी को पीने का जो व्यवस्था होती है, उसको हम घृतपान बोलते हैं। हमारे पास आज जैसे महातिक्त घृत, ये बहुत ही सामान्य तौर पे पंचकर्म में यूज होने वाला एक घृत है, जो हमने आज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाया है। घृतपान में मैं आपको बेसिक से कुछ चीजें बताता हूं। घृतपान वमन, विरेचन में जब प्रमुखता से किया जाता है, लगभग 5 से 7 दिन का प्रोसीजर होता है। 5 से 7 दिन के प्रोसीजर के अंदर डे 1 आपको लगभग 25 से 30 ml घी पीना होता है। 25 से 30 ml घी कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं होती, पर ये वर्धमान मात्रा में जैसे जैसे डे 2, डे 3, डे 4 आता है, वर्धमान मात्रा में ये घी बढ़ाया जाता है। वर्धमान मात्रा में बढ़ाने मतलब, वर्धमान मतलब बढ़ती हुई मात्रा। जब डे 2 आता है तो ये घी लगभग 60 ml हो जाता है। जब डे 3 आता है लगभग ये 90 ml हो जाता है। डे 4 120 और डे 5 80 से 90% पेशेंट के डे 5 में प्रोसीजर आ जाती है। तो उस दिन लगभग 150 ml, ये क्वांटिटी लगभग 150 ml घी की है। इतना घी एक दिन में पीना होता है। ये घी पीते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखा जाता है। तो डॉक्टर साहब, इस घी में और हम जो हमारे घर में यूज करते हैं वो घी, क्या हम वो भी ले सकते हैं और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए प्रियंका जी, ये जो घृत होता है ये मेडिकेटेड मतलब संस्कृत घृत होता है। ये घी के अंदर लगभग 40 से 50 मेडिसिन डाल के इस पे संस्कार किया गया है। घी का बेस तो वही होता है, जो आप घर में रेगुलर घी यूज करते हैं वही घी का बेस यूज किया जाता है, और इस घी के ऊपर अलग अलग विभिन्न प्रकार की औषधियों का संस्कार किया जाता है। जैसे ये महातिक्त घृत है, तो महातिक्त औषधियों से इस घृत पे संस्कार किए गए। घी का बेस हम लोग इसलिए यूज करते हैं
कि शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कम्युनिकेशन फैट सॉल्युबल होता है। शरीर में दो प्रकार के सॉल्युबिलिटीज होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक फैट सॉल्युबल होता है। तो शरीर बहुत सारी बातें हमसे घी के स्वरूप में करता है। आप देखिए, आपका नॉर्मल घी, इसको सूंघ के देखिए, आपको पता चलेगा ये कैसा है। ओ गॉड, ये तो काफी कड़वा है। काफी डॉक्टर साहब। कड़वा है। देखिए, कड़वी दवाई के बिना मीठी स्वास्थ्य मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये घी महातिक्त है तो थोड़ा कड़वा होता है, थोड़े से इसमें स्वाद अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं। घी जो हम लोग यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के रुग्ण की कंडीशन, वेदर कंडीशन, जिसको अलग अलग ऋतु समझते हैं, और अलग अलग रोगों की स्थिति के हिसाब से घृत का चुनाव किया जाता है। आयुर्वेद में वैसे तो घृत बहुत सारे बताए हुए हैं, पर जनरल प्रैक्टिस के अंदर आयुर्वेद के लगभग 40 से 50 अलग अलग घृत का उपयोग किया जाता है। हम लोग कभी कभी ब्लेंड भी यूज करते हैं, दो अलग अलग प्रकार के घी यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग सिंगल घी यूज करते हैं, और बहुत रेयर केस में जहां पे मेडिकेटेड या स्मेल की वजह से पेशेंट ले ही नहीं पा रहा है, तो हम नॉर्मल गोघृत, गाय का घी भी यूज करते हैं, पर उसका काम बहुत कम पड़ता है। तो ये तो हमने जाना नॉर्मल घी में और घृत में क्या डिफरेंस होता है। तो डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए आप कि भाई ये किन किन पेशेंट्स को हम दे सकते हैं, यानी कि किन किन रोगों में हम ये यूज कर सकते हैं। हार्ट अटैक में, कोलेस्ट्रॉल में, डायबिटीज में, क्या इससे प्रेग्नेंट लेडीज भी यूज कर सकती है? प्रियंका जी, आपने काफी सामान्य रुग्णों के मन में आने वाला सवाल पूछा है। घी ये नाम 1980-90 के समय में बहुत बदनाम हुआ। कुछ केस स्टडीज हुई थी जिसमें ऐसा लगा था कि जैसे घी से हार्ट ब्लॉक होता है, घी से हार्ट अटैक्स आते हैं, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो घी ये शब्द बड़ा ही बदनाम हुआ था, पर हकीकत में वो बदनामी का मूल कारण हाइड्रोजनेटेड घी या नकली घी बोल सकते हैं। और दूसरी बात होता है कि जब घी को बार बार गर्म किया जाता है, तब उसमें कुछ ट्रांस फैट्स बन जाते हैं, घी खराब होने लगता है। उन घी के कारणों की वजह से हृदय की बीमारियां या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम काफी बढ़ी, पर बदनाम तो पूरा घी हो गया। कुछ समय बाद 1990 के बाद या 2010 के बाद लगभग A2 घी का काफी प्रचलन हुआ, जिसमें गाय का घी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। A2 घी में ऐसा पाया गया है कि वो ब्लॉकेजेस ठीक भी करता है, ब्लॉकेजेस बनने नहीं देता, स्पेशली HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो वहां से गाय के घी का प्रचार बहुत हुआ, और आज ये हालत है कि गाय का अच्छा घी 5,000 रुपया किलो तक बिक रहा है। तो घृतपान आयुर्वेद में 5,000 सालों से चल रहा है। घृतपान हमेशा से अच्छा था। घृतपान में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जब तक आप किसी वैद्य के निगरानी में घृतपान कर रहे हो। घृतपान अपने मन से नहीं किया जा सकता। घृतपान घर पे बिना चिकित्सक को पूछे नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी, बच्चे, हृदय के मरीज, कोलेस्ट्रॉल के मरीज, सभी के लिए घृतपान हम उपयोग में ला सकते हैं। शर्त यह होती है कि उसका डोज क्या होगा, उसका समय क्या होगा, और कौन सा घृत उपयोग में लाएं। अलग अलग रोग के हिसाब से, अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से घृतपान में समय समय पे बदलाव किया जा सकता है। जिस समय हमको लगता है कि घृतपान इस व्यक्ति के लिए बहुत हितकर नहीं होगा, तो हम उसमें कुछ बदलाव करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी घृतपान कर ही नहीं सकती, और ऐसा भी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पेशेंट घृतपान कर ही नहीं सकता। तो आप यह शंका अपने मन से निकाल दीजिए। घृतपान के लिए मोटा मोटी सभी रुग्ण या सभी व्यक्ति फिट होते हैं। डोज, समय, टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है, और बहुत रेयर केस में किसी के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी हो सकता है घृतपान।
अभी हमने जाना कि कौन कौन से डिजीजेस में, जैसे कि हार्ट, कोलेस्ट्रॉल या फिर प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है या नहीं ले सकती है। क्या डॉक्टर साहब कैंसर जैसे रोगों में इसका यूज हो सकता है, और अगर ये हो सकता है तो कितनी मात्रा में हो सकता है और किस स्टेज में हो सकता है? निश्चित ही प्रियंका जी, कैंसर या मैलिग्नेंसी, इसमें घृतपान का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। आयुर्वेद में कैंसर या मैलिग्नेंसी का अच्छे से विस्तृत वर्णन किया हुआ है, उसको अर्बुद कहा जाता है, और अलग अलग चैप्टर्स में, सुश्रुत में, चरक में, अलग अलग एंगल से अर्बुद को डिस्क्राइब किया हुआ है। घृतपान का उपयोग हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर आराम से करते हैं, स्पेशली जहां पे वीकनेस या इस तरीके की समस्याएं होती है जहां पे अग्नि मंद हो रहा है। हम लो डोज के अंदर घृतपान शुरू करते हैं और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिलते हैं। कैंसर के पेशेंट में डाइट रिस्ट्रिक्शन बहुत होता है, जिस वजह से कैंसर के पेशेंट के अंदर वीकनेस या धातु क्षय मिलता है। धातु क्षय मिलने की वजह से कैंसर के और साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं। कैंसर एक बीमारी है और शरीर में होने वाला क्षय ये एक और समस्या पैदा करता है, स्पेशली कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इस टाइप की जब चीजें होती है तो उस समय में पेशेंट को एक धातु सपोर्ट लगता है, धातु कंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट लगता है। इसमें घृतपान का उपयोग बहुत ही अच्छे से होता है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। डॉक्टर साहब, अब हमें बताइए कि आयुर्वेद में घृतपान कैसे तय की जाती है और व्यक्ति के शरीर, दोष और उम्र के अनुसार कैसे हम फिक्स करते हैं इसे? प्रियंका जी देखिए, घृतपान के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी औषधि चूज करते हैं, किस मात्रा में उस पेशेंट को देने के लिए प्लान किया जाता है और कितने दिन तक दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, घृत सिद्धि लक्षण होते हैं और पेशेंट का अग्नि जज किया जाता है, अग्नि परीक्षण जिसे कहते हैं। एक होता है प्रकृति परीक्षण, जिसमें पता चलता है रुग्ण की प्रकृति कौन सी है, और एक होता है अग्नि परीक्षण। घृतपान में अग्नि परीक्षण, प्रकृति परीक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घृत डाइजेशन के लिए गुरु होता है, हेवी होता है। तो हम अगर कोई कृश व्यक्ति को या किसी वीक व्यक्ति को ज्यादा मात्रा दे देंगे तो मंदाग्नि का खतरा होता है, अग्नि मंद होने का खतरा होता है। घृतपान की मात्रा, घृतपान का समय प्राभक्त होता है, मतलब सुबह सुबह पेट ठीक से साफ होने के बाद जब सबसे पहले आप कुछ आहार या पानी या कुछ भी नहीं लिया हो, उस समय में औषधि की मात्रा देने का प्राभक्त या सुबह सुबह खाली पेट दवाई लेने का समय होता है। वो समय कफ का समय होता है, बेसिकली आमाशय में कफ होता है। अगर उस समय औषधि दी जाती है तो घृतपान या वो औषधि का शरीर में बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। पर उसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि उस रुग्ण की पाचक अग्नि उस घृत को पचाने के लिए सफिशिएंट होना जरूरी है। वो हमें पता चलता है अग्नि परीक्षा से। और प्रकृति में वात, पित्त, कफ देखा जाता है। वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति या कफज प्रकृति के हिसाब से घृतपान चूज किया जा सकता है। वातज प्रकृति में हम लोग थोड़ी मात्रा ज्यादा रखते हैं, कफज प्रकृति में हम थोड़ी मात्रा कम रखते हैं, पित्तज प्रकृति में रोगानुसार मात्रा मध्यम होती है। मात्रा एक वजन के हिसाब से भी होती है, अग्नि के हिसाब से भी होती है, प्रकृति के हिसाब से भी होती है। छोटे बच्चों में या कम वजन वालों में साहजिक मात्रा कम रखी जाती है, और अगर किसी का वजन ज्यादा हो और अग्नि कम हो तो भी मात्रा कम रखी जाती है। किसी व्यक्ति में वजन थोड़ा कम है पर अग्नि बहुत अच्छा प्रदीप्त है तो हम लोग मात्रा थोड़ी ज्यादा रखते हैं। इस टाइप के कुछ फैक्टर्स वर्क करते हैं घृतपान के अंदर मात्रा डिसाइड करने में और दिन डिसाइड करने में। दिन डिसाइड करने में घृत सम्यक लक्षण देखे जाते हैं। सामान्य भाषा में क्या घी अच्छे से पिया जा रहा है, शरीर में लग रहा है। शरीर में जब घी पीना शुरू होता है तो स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर घी दिखने लगता है, हमारे मल के द्वारा भी घी निकलने लगता है। ऐसे कुछ अलग अलग लक्षण आने लगते हैं। अग्नि मंद होने लगता है। पेशेंट को कभी कभी वमन देने से पहले वमन होने लगता है, विरेचन देने से पहले विरेचन होने लगता है।
तो इसका मतलब घी ठीक से पिया जा चुका है, शरीर के रोम रोम में, कण कण में घी बस गया है। तो कभी कभी हमको 3 दिन में घृतपान रोकना पड़ता है, कभी कभी 7 दिन तक भी नहीं रुक पाता। इस तरीके से अलग अलग फैक्टर से घृतपान की मात्रा तय की जाती है। कौन कौन से ऋतु में घृतपान करना चाहिए? घृतपान का समय तो वैसे देखिए कि जो हम जनरल पंचकर्म करते हैं बिना कोई बड़े रोग के हिसाब से, तो शरद ऋतु में विरेचन करते हैं, वसंत ऋतु में वमन करते हैं। पर घृतपान 12 महीने किया जा सकता है। घृतपान रोगानुसार होता है, ऋतुनुसार डोज और बाकी चीजों का थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, पर विशेष करके शरद ऋतु और वसंत ऋतु, ये 2 ऋतु में घृतपान काफी अच्छे से किया जा सकता है। तो ये तो हमने जाना शरीर के बारे में। चलिए अब हम डॉक्टर साहब से जानते हैं मन के बारे में। क्या घृतपान लेने से मन पे भी असर पड़ता है? देखते हैं। आयुर्वेद में 5 पंचेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन को उभयेंद्रिय बोला गया। मन का पोषण भी आहार के सार भागों से होता है, ऐसा बताया गया है। तो आहार का सार भाग मतलब प्योर और प्योर और प्योर जो चीजें होती है, मन वही ग्रहण करता है। घी को अगर आप ध्यान से देखें, घृत का जो मुख्य होता है वो घी होता है। तो घी को आप ध्यान से देखें तो घी कैसे बनता है? दूध को तपाया गया, फिर दूध को जमाया गया, बिलोया गया, फिर से तपाया गया और वो बना घी। तो घी अपने आप में एक आहार का सार भाग है। निश्चित ही ये मन को अच्छे से पोषण देता है, मन तक पहुंचता है और उस व्हीकल में, घी नाम के व्हीकल में औषधि नाम के जो प्रजा बैठती है, जो पर्सन्स बैठते हैं, वो मन तक जाके ट्रीटमेंट को और गुणों को पहुंचाते हैं। हमने देखा और हमने सुना भी कि आज हमें शरीर और मन इन दोनों पर कैसे घृतपान किया जाता है, सेवन करते हैं और कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं, हमने ये सुना। तो डॉक्टर साहब क्या आप हमें बता सकते हैं एक इसका लाइव डेमो? प्रियंका जी, आज आप मुझको घी पिला के ही मानोगे ऐसा लग रहा है मुझको। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये है घृत, महातिक्त घृत की पैकिंग। इस पैकिंग के अंदर आपको 150 ml घी मिला है। सीजन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी में फर्क पड़ता है। और कुछ जो इसमें औषधि होती है, मटेरियल होती है, वो प्रिसिपिटेट होने के चांस होते हैं। तो हम लोग प्रिफर करते हैं इस घी को आप अच्छे से शेक कर लो। अभी ठंड कम है, पर कभी कभी ठंड में ये इतना जम जाता है कि शेक नहीं हो पाता। तो प्रिफर है कि ये आप गर्म पानी में थोड़ा सा डुबो दो। इस बोतल को आपको डायरेक्ट आंच पे नहीं रखना है। इसको गर्म पानी में डुबोने के बाद थोड़ा पिघल जाएगा, फिर इसको अच्छे से शेक कर लो। शेक करने के बाद आप देख पाओगे कि इसका रंग एक जैसा हो गया। इस कंडीशन में आप ऐसे कोई छोटे बीकर में या जिसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं, आप उसको निकाल लीजिए। आप इसमें देख पाएंगे कि 20 ml, 30 ml, 40 ml, 60 ml, 80 ml की मार्किंग्स है। तो जो घी आपने हल्का सा गर्म किया है उसका निकाल के आपको मेजरमेंट लेना है, क्योंकि हर टेम्परेचर पे वो अपना वॉल्यूम चेंज करता है। तो हमने लगभग 30 ml घी इसमें निकाला है। इस घी को अगर आप देखोगे तो ये उतना पतला नहीं है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके कॉर्नर्स के ऊपर ये दाने छोड़ रहा है। ऐसा घी हमको नहीं पीना है, हमको घी कुनकुना या ल्यूक वार्म करके पीना है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म करके लाएंगे। गर्म करने का प्रोसीजर भी इजी है। आप इसको हल्का सा गैस पे गर्म कर सकते हो, स्टोव पे गर्म कर सकते हो, इंडक्शन में गर्म कर सकते हो, पर गर्म करके हमको इसका स्मोक नहीं निकलने देना है। इसको इतना गर्म नहीं करना है कि जल जाए। इसको जस्ट पिघलाना है, क्लियरिफाई करना है और उसको हल्का सा शेक करके पूरा वाटरी जैसा उसका एक जैसा कंसिस्टेंसी बनाना है। अभी हम इसको हल्का सा गर्म करके लाएंगे, देखते हैं देखो कितना फर्क पड़ता है। एक सवाल था मेरा डॉक्टर साहब आपसे। अभी जैसे आपने बताया हमें कि ये जैसे हल्का सा गुनगुना करना है, ल्यूक वार्म करना है और पीना है इसको।
अभी ऐसे हो सकता है डॉक्टर साहब कि बहुत से पेशेंट को इसको थोड़ा पीने में थोड़ा इश्यू हो, लाइक घी ऐसे लेना इज नॉट एन इजी टास्क, तो क्या हम इसको किसी के साथ डाइल्यूट कर सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी या फिर दूध या कुछ इस टाइप से? प्रियंका जी, घृतपान के समय कुछ लोगों को कठिनाई होती है, वो इसके, हमको तो ये बहुत अच्छी लगती है स्मेल, किसी किसी को बहुत कड़वी लगती है, तो इसमें कुछ छोटे से ट्रिक्स हैं, जुगाड़ बोलते हैं जिसको। तो आप दूध को अगर गर्म करो और उसके बाद अगर इसको बिना गर्म किए भी 2 चम्मच 3 चम्मच जितनी क्वांटिटी आपको बताई है वो दूध में अगर डाल दो तो पिघल जाता है, और उस दूध के साथ आप ले सकते हो। इसको बहुत ज्यादा परफ्यूम्ड या फ्लेवर्ड करना बहुत ज्यादा ठीक बात नहीं है, पर थोड़ी सी इलायची इसके ऊपर खा सकते हो, या गर्म पानी के साथ भी इसको ले सकते हो। ये पीने के बाद गर्म पानी लेना वर्जित नहीं है, आप उसके साथ ले सकते हो। पर सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका तो यही है कि आप, जैसे अभी हमने इसको हल्का सा कुनकुना करके लाया है, आप इसको देख सकते हो और इसको देख सकते हो, दोनों में देखो कैसे डिफरेंस आता है। ये वाला घृत आपको मिलता है जो मेडिकल स्टोर से, और वहां से आप लाते हो। आपको इसको ये वाला बनाना है। ये कैसे बन गया, हल्का सा हमने इसको गैस के ऊपर गर्म करके लाया, बिल्कुल जलाना नहीं है, कुनकुना है, हल्का सा ऐसा है, और इसको इस तरीके से अगर आप देखोगे कहीं ये दाना नहीं छोड़ रहा है और क्लेरिफाई हो गया। इसके साथ आप गर्म पानी साथ में रख सकते हो, इसको इसी तरीके से हल्का सा मिक्स करो, बढ़िया से स्मेल लीजिए, और बढ़िया से पी सकते हो। पर हाँ, प्रेक्षक, मेरे सब्सक्राइबर सभी से ये मेरा अनुरोध है कि ये प्रक्रिया, घृतपान की प्रक्रिया चिकित्सक वैद्य के निगरानी में ही करें, मन से, घर पे या कहीं पढ़ के, बिना चिकित्सक के ना करें। वाओ, हमने तो लाइव डेमो भी देख लिया। ये देखते ही देखते, सुनते ही सुनते मेरा डर भी निकल गया है। तो अब मैं पंचकर्म भी करवाऊंगी और घृतपान का सेवन भी करूंगी। तो आप भी स्टार्ट करिए घृतपान का सेवन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, शुगर क्यूब के नेक्स्ट पॉडकास्ट में, एडिंग मोर स्वीटनेस टू योर लाइफ। थैंक यू।